हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉकआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सहायक अध्यापक का पूरा फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूं। यानी कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म में क्या क्या आपको भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, कैसे भेजना है, किसको भेजना है, लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, आपको टिकट किस लिफाफे में लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड के कई जिलों में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों हेतु विज्ञप्ति निकली है। और उत्तराखंड के जितने भी जिलों में यह विज्ञप्ति निकली है, उन सारे जिलों की विज्ञप्ति के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो दोस्तों, अगर आप सारे डिस्ट्रिक्ट में निकले पदों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो दोस्तों आप पहले की जो वीडियोस हैं उनको देख लीजिए। वीडियो की जो लिंक है दोस्तों, वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कैसे भरना है आपको उत्तराखंड सहायक अध्यापक का फॉर्म। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म है वो कई फॉर्मेट में उपलब्ध है। ठीक है, कई जिलों के जो फॉर्म के फॉर्मेट हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे कई जिलों के जो फॉर्म है उसके फॉर्मेट अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस फॉर्मेट को भरने में ज़्यादा परेशानी आ रही है अभ्यर्थियों को, तो वही फॉर्म मैं आपको यहाँ पे भर के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एक फॉर्म तो ये है आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो दोस्तों ये जो फॉर्म है वो है जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट सिंपल है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भरना नहीं है, सिंपल सी अपनी डिटेल जो जो यहाँ पे मांगी गई है वही आपको भर देनी है। ठीक है, जो परेशानी कर रहा है, यानी कि जो अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशान कर रहा है फॉर्म, वो फॉर्म है ये वाला दोस्तों, जो आपकी अभी स्क्रीन पर है। ठीक है, परेशान क्या कर रहा है, बस आपको इसमें ये चीज़ दे दी गई है, यहाँ पे अंकों का प्रतिशत आपको निकालना है इस तरह से। वो कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बस यही चीज़ इसमें एक्स्ट्रा दी गई है, बाकी फॉर्म वैसा ही है जैसे अभी आपने ऊपर देखा इस तरह का। ठीक है, तो इस वाले फॉर्म को हम भर के आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, ये आपने अगर देख लिया सही ढंग से, तो आप पहले वाला आराम से भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या भरना है वो सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्या क्या इसमें भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आवेदन का नाम, आवेदक का नाम, ठीक है, यानी कि अपना नाम, जो भी आवेदन कर रहा है उसका नाम, फिर माता जी का नाम उनके, फिर उनके पिताजी का नाम, ठीक है, पति का नाम अगर वो शादीशुदा हैं तो, फिर जन्म तिथि उनकी, फिर गृह जनपद, यानी कि उनका जो गृह जनपद है जहाँ का उनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो, फिर स्थायी पता आपको लिखना है अपना पूरा, पत्र व्यवहार का पता। ठीक है, अगर दोनों पते एक जैसे हैं तो एक जैसे ही लिख दीजिए आप। उसके बाद आपको निकालनी है कि आपको आपकी जो डेट है 1/7/2020 को आपकी आयु कितनी हो गई है। ठीक है, तो वो निकाल के आपको यहाँ पे लिखनी है कितने वर्ष के हो गए हैं, कितने माह के और कितने दिन के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर आपकी है तो वो मेंशन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है शैक्षिक योग्यता। ठीक है, तो शैक्षिक योग्यता कैसे कैसे भरना है मैं आपको जब फॉर्म भर के दिखाऊंगा उसके बाद सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और पूरा फॉर्म भरा हुआ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको इसमें भरना है। ठीक है, तो ये एक अभ्यर्थी का फॉर्म है जो भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या आपको भरना है, कैसे भरना है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म में है दोस्तों आवेदक का नाम। ठीक है, आवेदक का नाम यानी कि जो भी आवेदन कर रहा है उसका नाम। ठीक है, तो आवेदक का नाम जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नीरज कुमार, उसके बाद पिता का नाम। ठीक है, जो भी पिता का नाम है, जैसे इनके पिता का नाम है श्री राम सिंह, उसके बाद इनकी माता जी का नाम है श्रीमती विमला। ठीक है, ठीक है, फिर पति का नाम, अगर ज़रूरत है तब आप यहाँ पे पति का नाम लिखिए, नहीं तो इसको छोड़ देना है आपको। ठीक है, उसके बाद जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार। ठीक है, तो हाई स्कूल जो जन्म तिथि है आपकी वो अपने जो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उसी के अनुसार लिखनी है, यानी कि जैसे उसमें लिखी है वैसे ही आपको इसमें भी लिखनी है। तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार इनकी जन्म तिथि है 30/6/1993। ठीक हो गया। उसके बाद गृह जनपद, यानी कि इनका जो गृह जनपद है जहाँ के ये स्थायी निवास है, निवास का प्रमाण पत्र इनका बना हुआ है, वो है इनका पिथौरागढ़। ठीक हो गया। उसके बाद है स्थायी पता, यानी कि आपका जो स्थायी पता है, ठीक है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो आपका स्थायी पता हो गया। ठीक है, जैसे कि ग्राम इनका है कुलसुंगा, पोस्ट ऑफिस डीडी हाट, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड,
और वहाँ का पिन कोड 262531। ठीक है, ये हो गया इनका स्थायी पता। ठीक है, फिर आपको लिखना है अपना पत्र व्यवहार का पता। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ पोस्ट हो तो आप उसको प्राप्त कर लें। ठीक है, तो अगर आपका स्थायी पता वहीं रहते हैं आप तो वही डाल दीजिए। अगर आपका चेंज है, कहीं और रहते हैं स्थायी पता के अलावा पत्र व्यवहार का पता, तो वो पता आपको लिखना है। ठीक है, जैसे ये रहते हैं मकान नंबर 43 फुलसुंगा बाजपुर रोड निकट जीएससी स्कूल फुलसुंगा। ठीक है, वहाँ का पिन कोड इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। दोनों एक जैसे पते हैं तो एक जैसे ही लिखिए। उसके बाद मोबाइल नंबर यदि है तो इन्होंने मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे पूछा गया है 1/7/2020 को आपकी आयु कितनी हो गई है। ठीक है, तो आयु निकालने में भी यहाँ पे अभ्यर्थियों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आयु कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये डेट लिखी हुई है 1/7/2020, यानी कि जब भी आपकी आयु, जिस डेट से आपकी आयु पूछी गई है, ठीक है, वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है ईयर लिखना है, यानी कि 2020 से आपकी आयु पूछी गई है, वर्ष। और फिर आपको लिखना है मंथ, यानी कि 7वें मंथ। और फिर लिखना है आपको वो दिन, यानी कि 1 तारीख से। ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं कि 1/7/2020 को आपकी आयु कितनी हो गई है। ठीक है, तो आयु निकालने के लिए सबसे पहले आपको वो डेट यहाँ पे लिख देनी है। इस तरह से ही आपको डेट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी नहीं है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे वर्ष लिखना है डेट ऑफ बर्थ का, इनकी है 1993। उसके बाद यहाँ पे इनका जो मंथ है वो 6 यानी कि 6ठा महीना। उसके बाद जो डेट है यहाँ पे वो है यहाँ पे 30। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दूं। अब आपको इसमें माइनस करना है, जैसे घटाते हैं वैसे ही घटाना है। अब 1 में से 31 तो घटेगा नहीं। ठीक है, तो ये महीना है आपका 7वां। यहाँ से इससे पूरा का पूरा 1 महीना उधार ले लेंगे। ठीक है, 7वां महीना होता है दोस्तों 31 का। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ से 1 महीना उधार ले लिया है इसके लिए, ये 1 वाले के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1 महीना पूरा उधार लिया। 7वां महीना क्या था, 31 का था, तो 1 महीना पूरा उधार लिया, यानी कि 31 और 1 तो पहले से ही है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 में से अगर 30 घटाएंगे तो हम कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस। फिर यहाँ से 1 महीना तो हमने पूरा इसको दे दिया, फिर यहाँ पे बचा 6, और 6 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 0। ठीक है, फिर आप 2020 में से 1993 यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 27। ठीक है, यानी कि 1/7/2020 को इनकी आयु हो गई है 27 वर्ष 0 माह और 2 दिन। ठीक है, और यही इन्होंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, 27 माह 0 दिन और 0 माह और 2 दिन। ठीक है, अब है यहाँ पे शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता का विवरण, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता का विवरण। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी हाई स्कूल की यहाँ पे डिटेल देनी है कि किस वर्ष को आपने पास करा था। जैसे इन्होंने 2008 में करा है। श्रेणी आपकी डिवीज़न कौन सी रही, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो ऑल यहाँ पे लिख दीजिए जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं हाई स्कूल में। ठीक है, जिनका कुछ डिफरेंट है, वैसे उत्तराखंड बोर्ड में एक जैसे ही होते हैं हाई स्कूल में। अगर गर्ल्स की बात करें तो वहाँ पे शायद होम साइंस होता है, तो वो देख लीजिएगा आप, अगर जिस तरह से आपके सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट लिख लीजिएगा। उसके बाद प्राप्तांक, यानी कि आपने कितने अंक प्राप्त करे हैं। ठीक है, वो लिखने हैं। जैसे इन्होंने 308 प्राप्त करे हैं, कितने में से, 500 में से। फिर आपका परसेंटेज निकालना है, ठीक, परसेंटेज निकालना तो आपको आता ही होगा। तो फिर यहाँ पे इनकी जो परसेंटेज निकली है वो 61.6% निकली है। ठीक है, ये होगा इसका परसेंटेज। फिर यहाँ पे है बीएड प्रशिक्षित गुणांक भरें। ठीक है, अगर आपने बीएड करा है तो आपको ये गुणांक भरने हैं। तो कैसे ये भरना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट की फिर वैसी डिटेल भरनी है, 2010 में करा था, सेकंड डिवीजन आई थी। और सब्जेक्ट क्या थे, जैसे इनकी पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी। तो जो जो सब्जेक्ट है आप वहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद इनको कितने नंबर मिले 272, कितने में से, 500 में से। और उसका परसेंटेज यहाँ पे इन्होंने लिखा है। फिर स्नातक 2013 में करा, सेकंड डिवीजन में सब्जेक्ट क्या थे, हिंदी, इतिहास और अर्थशास्त्र। कितने नंबर प्राप्त करे, 711, कितने में से, 15 में से। परसेंटेज यहाँ पे इन्होंने लिखी है। ठीक है, फिर इन्होंने करा है बीएड।
ठीक है। तो आपने डीएलएड करा है तो डीएलएड की डिटेल डालिए, जो आपने करा है उसकी डिटेल डालिए। जैसे इन्होंने बीएड करा है 2015 में, तो सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक यानी कि लिखित में आपको कितने नंबर मिले हैं और प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल में आपको कितने मिले हैं वो आपको अलग अलग लिखने हैं, ठीक है, बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पे इनको सैद्धांतिक यानी कि लिखित में जो नंबर मिले हैं वो मिले हैं 953, कितने में से 1300 में से मिले हैं, ठीक है। उसका परसेंटेज इन्होंने यहाँ पे निकाला है। फिर इनका प्रैक्टिकल में मिले हैं इनको 178, कितने में से 200 में से, उसका परसेंटेज इन्होंने यहाँ पे निकाला है। फिर सीटेट और यूटेट फर्स्ट, ठीक है। तो वर्ष यहाँ पे लिख देना, इन्होंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो किस वर्ष को आपने सीटेट करा है मान लेते हैं हम, यहाँ पे वर्ष लिख देते हैं ऐसे 2058 मान लीजिए इन्होंने सीटेट करा है, ठीक है। श्रेणी को आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद विषय को भी छोड़ देना है। और सीटेट में इन्होंने कितने नंबर प्राप्त करे, 96 प्राप्त करे हैं, कितने में से, 150 में से, और उसका परसेंटेज यहाँ पे निकला है 64%, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद अगर आपके पास कोई अन्य योग्यता है, जैसे आपने एमए करा है या कुछ और करा है, तो अन्य योग्यता में आप उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। अब बात करेंगे इसकी कि ये जो बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं वो गुणांक भरे, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कैसे आपको करना है, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, साफ साफ तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अंकों का प्रतिशत है जो, उसको गुणा कर दो इतने से, फिर उसको 10 से भाग दे दो, बस इतना ऐसा तो करना है। फिर जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या क्या प्रतिशत है, यानी कि अंकों का प्रतिशत, जो भी ये अंक है इसका प्रतिशत कितना निकला है, यहाँ पे निकला है 61.6% ये निकला है। तो अंकों का प्रतिशत दोबारा से मैं लिख देता हूँ 61.6%, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है अंकों का प्रतिशत। फिर कह रहा है कि अंकों का जो भी प्रतिशत है उसको आप गुणा कर दो किससे, इसको कह रहा है कि गुणा कर दो 0.75 से, ठीक है। 0.75 से गुणा करो, फिर क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, भाग कर दो किससे, 10 से, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेटर से करिएगा, ठीक है। अगर आप मैथ में जो रहा कमज़ोर है मेरी तरह, तो आप कैलकुलेटर से करिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से एकदम करेक्ट आएगा, और अगर आप हाथ से करेंगे तो कुछ बहुत मिस्टेक रह सकती है। तो 61.6 को हमने मल्टीप्लाई करा 0.17 से, और उसको फिर डिवाइड करा 10 से, तो यहाँ पे आ गया आपका 4.62, ये आपको लिख देना है, ठीक है। फिर वैसे ही आपको दूसरा करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंकों का प्रतिशत। फिर इंटर का करना है, यहाँ पे आपको है इंटर में कितने अंक आया, प्रतिशत था इनका, वो था 54.4। अब कह रहा है कि जो प्रतिशत है उसको 1.5 से गुणा करना है, 1.5 से गुणा करना है, फिर डिवाइड करना है किससे, 10 से, ठीक है। तो ये सब सॉल्व करने के बाद कितना आया, 8.16 आ गया, ठीक हो गया। फिर ऐसे ही स्नातक की बात करें आप, ठीक है, ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन में क्या करना है, जो भी परसेंटेज है, यानी कि ग्रेजुएशन में इसकी परसेंटेज है 47.4%, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इसको गुणा करो 2.25 से, फिर डिवाइड कर दो किससे, 10 से, ठीक है। जो भी आएगा फिर वो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, कितना आया, 10.665, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका पॉइंट पे बहुत सारे स्थानों के लिए आ रहा है, जैसे पॉइंट के बाद ऐसा कुछ आ रहा है 6590, तो पॉइंट के जो 2 स्थान हैं वो आपको लेने हैं, ठीक है, बाकी छोड़ देना अगर आपका लंबा आ रहा है तो, ठीक है। जैसे कि पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपका आ रहा है 6.6251 ऐसा आ रहा है, तो आपको लेना है खाली 6.62, इतना सा लेना है, 51 छोड़ देना है, ठीक हो गया। फिर है अगला, फिर बात करें यहाँ पे बीएड की, ठीक है। तो बीएड में क्या कह रहा है कि जो भी अंकों का प्रतिशत है सैद्धांतिक यानी कि लिखित में, उसको गुणा करना है किससे, 3 से करना है, ठीक है। तो इनका जो लिखित का जो प्रतिशत है वो है 73.30, फिर इसको गुणा करना है, कह रहे हैं 3 से गुणा कर दिया, फिर डिवाइड किससे करना है, 10 से, ठीक है। तो हमेशा सब में डिवाइड 10 से ही करना है आपको। फिर है जो भी आया, कितना आया इनका 21.99 आया, इन्होंने लिख दिया है। फिर ऐसे ही प्रैक्टिकल का करना है आपको, प्रैक्टिकल में जितने परसेंटेज बनी है आपकी, जैसे इनकी 89 बनी है, यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है, कह रहा है कि जो भी परसेंटेज बनी है उसको 1.5 से गुणा कर दो और उसको डिवाइड कर दो किससे, 10 से, ठीक है। उसको 10 से डिवाइड कर दो, फिर इनका जो भी आया यहाँ पे वो इन्होंने लिख दिया है, कितना आया है 13.35, ठीक हो गया।
फिर ऐसे ही आपको CTET का करना है या UTET फर्स्ट आपने क्लियर करा है उसका करना है। तो यहाँ पे इनका जो परसेंटेज आया है वो आया है 64। फिर उसको कह रहा है कि मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 1 से करेंगे तो 64 ही आएगा। सीधे इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 6.4। ठीक है, बस इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ लीजिए आप कि कैसे इसको करना है। ठीक है, वो मैंने आपको ईजिली बता दिया, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, बस पॉइंट का आप ध्यान रखिए, कोई भी पॉइंट मिस ना करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर हैं ये आपके, और मेरिट इसी के हिसाब से ही बनती है वहाँ पे। फिर है अगला, यहाँ पे देखते हैं विषय वर्ग, यानी कि आपने किस विषय से स्नातक करा है, आपका विषय क्या रहा है। ठीक है, यानी कि आप विज्ञानेतर से हैं या विज्ञान विषय से हैं। ठीक है, या साइंस के हैं या आर्ट्स के हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आरक्षण की श्रेणी अगर आपकी है कोई भी, SC ST OBC जनरल, जैसे इनकी है SC। फिर उसके बाद सेवाजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या एवं दिनांक। ठीक है, तो दिनांक यहाँ पे आपको लिखनी है कि कब आपने रजिस्ट्रेशन करा है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन की डेट आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे इनकी डेट है 9/12/2019। ठीक है, फिर उसी के नीचे इन्होंने लिखी है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण संख्या जो है। ठीक है, अपनी। फिर संलग्नकों की संख्या, यानी कि आपने कितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाए हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लगाए हैं टोटल 19 डॉक्यूमेंट्स अपने, यहाँ पे वो लिखना है। फिर यहाँ पे दिनांक, जिस दिन आप भेजेंगे फॉर्म, स्थान कहाँ से आप भेज रहे हैं, अपने साइन यहाँ पे करने हैं, आवेदक का नाम और पता है आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे एक जो घोषणा पत्र है उसको भी भर लेना है। ठीक है, अपना नाम, फादर का नाम। ठीक है, घोषणा करता हूँ कि जो भी डिटेल दी गई है वो सही है। ठीक है, अगर कुछ भी होता है तो मैं इसके प्रति क्या होगा, स्वीकार होगा, मेरी जो भी कार्रवाई होगी मेरे खिलाफ वो मुझे स्वीकार होगी। ठीक है, उसके बाद दिनांक, फिर वही कहाँ से आप फॉर्म भेज रहे हैं, आवेदक के हस्ताक्षर, फिर यहाँ पे अपना पूरा जो पता है वो लिख देना है। ठीक हो गया, तो ये है फॉर्म, ऐसे भरा जाता है ये सहायक अध्यापक का फॉर्म। ठीक है, बाकी ये फॉर्म थोड़ा जिसमें ये परसेंटेज निकालनी थी इसलिए दिक्कत हो रही होगी अभ्यर्थियों को। बाकी ऊपर वाला फॉर्म जो है वो तो एकदम आसान है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें कुछ परसेंटेज नहीं निकालनी है, बस प्रैक्टिकल के और लिखित के नंबर लिख देने हैं। बाकी जैसे नीचे भरा हुआ है सेम वैसे ही आपको इसमें बनना है। ठीक है, ये तो आप भर लेंगे। उसके बाद भरने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊं। जैसे आपने फॉर्म भर दिया है, सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ़ोटो भी लगानी है आपको अपनी। ठीक है, फ़ोटो लगा दी, सब कुछ कर दिया, फॉर्म आपका भर गया। उसके बाद आपको जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स में साइन करना है। जैसे इन्होंने 19 कॉपियाँ लगाई हैं डॉक्यूमेंट्स की, सारे 19 पे आपको साइन करने हैं। ठीक है, साइन करने के बाद आपको क्या करना है, ये 2 लिफाफे आपको चाहिए। एक तो इस तरह का लिफाफा आपको चाहिए। ठीक है, इस तरह का एक छोटा सा लिफाफा आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अभ्यर्थी अपना नाम और पता स्वयं लिखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रिंटेड है, मतलब इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये आपका प्लेन भी होगा तब भी चलेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन लिफाफा होगा, कुछ भी ना लिखा हो तब भी वो चल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, अपना नाम यहाँ पे लिखना है, पूरा एड्रेस लिखना है, पिन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, सारा कुछ अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 30 रुपये के जो डाक टिकट हैं वो लगाने हैं। ठीक है, 30 रुपये के डाक टिकट यहाँ पे आपको लगाने हैं, ये छोटे वाले एनवलप पे। ठीक है, छोटा वाला जो लिफाफा है इस पे। ठीक है, अपना एड्रेस पूरा लिखना है, फिर यहाँ पे 30 रुपये के डाक टिकट लगाने हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस तरह से एक बड़ा वाला लिफाफा लेना है। ठीक है, उसके अंदर, इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर, ये जो बड़ा वाला लिफाफा आपको दिख रहा है इसके अंदर जितने भी जो फॉर्म आपने भरा है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, ठीक है, उनको स्टेपल करके उसके साथ ये वाला लिफाफा, ठीक है, स्टाम्प सहित और अपना एड्रेस सहित। ठीक है, खाली लिफाफा नहीं रखना है आप लोग। 30 रुपये के आपको इसमें अपने टिकट लगाने हैं, डाक टिकट, और यहाँ पे अपना क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। ठीक है, उसको सारा कुछ इस लिफाफे के अंदर डाल देना है, जो बड़ा वाला लिफाफा है। ठीक है, फिर इस बड़े वाले लिफाफे के बाहर आपको लिखना है। ठीक है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, वहाँ पे सबसे ऊपर
मोटे मोटे अक्षरों में, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद चमोली हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। तो आप जिस भी जनपद के लिए आवेदन कर रहे हैं वो लिख दीजिए, जैसे सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिथौरागढ़ हेतु आवेदन पत्र, रुद्रप्रयाग हेतु आवेदन पत्र, बागेश्वर हेतु आवेदन पत्र या अल्मोड़ा हेतु आवेदन पत्र। जिस भी जनपद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस जनपद का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक हो गया। उसके बाद विज्ञप्ति संख्या, ठीक है। तो विज्ञप्ति संख्या क्या है हर एक डिस्ट्रिक्ट की, वो मैं आपको बता चुका हूँ इससे पिछली वीडियो में, ठीक है। अगर नहीं देखी है, नहीं पता है विज्ञप्ति संख्या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वहाँ जाके देखिए, या हमारे लॉगआउट एकेडमी के फेसबुक पेज में जाइए, वहाँ पे सारे जो इसकी पिक्चर है विज्ञप्ति संख्याओं की वो सारे अपलोडेड हैं, वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है। तो विज्ञप्ति संख्या जो भी है, जैसे चमोली की विज्ञप्ति संख्या यहाँ पे इन्होंने लिखी है 357/विज्ञप्ति/2020-21 दिनांक 20 नवंबर 2020, यह है इसकी विज्ञप्ति संख्या। और उसी के नीचे आपको लिखना है आरक्षित वर्ग, ठीक है, यानी कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं 80 के अंतर्गत, फिर उन्हें 80 लिखा है, ठीक है। फिर आपको इसको भेजना कहाँ है, किसको भेजना है ये फॉर्म, उसका यहाँ पे आपको लिखना है एड्रेस, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा है 2, ठीक है, तो आप सेवा में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, यहाँ पे 2 की जगह आप सेवा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 यानी कि सेवा में आपको किसको भेजना है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद चमोली, ठीक है। और वहाँ का पिन नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे चमोली का पिन है यहाँ पे 246424, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको जाना है पोस्ट ऑफिस में और इसको कर देना है स्पीड पोस्ट, ठीक है। और किसी भी माध्यम से आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपका फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये थी दोस्तों पूरा फॉर्म भरने की जो जानकारी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या क्या करना है आपको, ठीक है। फिर भी इसमें अगर कोई स्टेप मिस रह गया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, वैसे कुछ मिस तो रह नहीं गया होगा, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आप और भी कुछ जानना चाहते हैं इससे संबंधित तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ लीजिए, वहाँ पे आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा कि आपको जानकारी अच्छी लगी है, ठीक है, आपके काम आई, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके मित्र हैं जो इस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको आसानी हो जाए फॉर्म भरने में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।